हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं। इसके लिए मान लो हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए कंबाइंड्स विथ बी टू फॉर्म सी। तो अगर इस रिएक्शन का नेचर हमें पता करना हो या ये पता करना हो कि ए और बी किस मास रेशियो और वॉल्यूम रेशियो में कंबाइंड होकर के सी फॉर्म कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री के 5 लॉज पढ़ते हैं, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलोसॉक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। इन 5 लॉज की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के नेचर को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है ये कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन में देखो तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया गया है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है। ये दोनों कंबाइंड होकर के 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें अगर रिएक्टेंट का टोटल मास देखा जाए तो वो भी 44 ग्राम आ रहा है और प्रोडक्ट का भी 44 ग्राम ही मास है। तो इससे पता चलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व है। सिमिलरली अगर हम एक लकड़ी के गुट्ठे को जलाते हैं तो उससे एसेस प्रोड्यूस होती हैं और स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो एसेस और स्मोक का टोटल वेट लकड़ी और आग के वेट के बराबर हो जा रहा है। इससे भी यही पता चलता है कि इस रिएक्शन में हमारा मास है वो कंजर्व है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आइंस्टीन के इक्वेशन से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इससे पता चलता है कि कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा ड्रॉबैक हुआ। लेकिन इससे ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड if 12 gram of sodium bisulfate and 2.75 gram of hydrogen chloride were produced। तो इसमें देखो NaCl का रिएक्शन है H2SO4 के साथ और क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसमें सभी का मास दिया है और NaCl का मास पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं कि NaCl का मास हमारा x ग्राम है और H2SO4 का मास दिया हुआ है 9.8 ग्राम। सोडियम बाइसल्फेट का मास दिया हुआ है 12 ग्राम और हाइड्रोजन क्लोराइड का मास दिया हुआ है 2.75 ग्राम। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होगा x प्लस 9.8 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट 12 प्लस 2.75। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4.95। इससे हमें पता चलता है कि 4.9 ग्राम 95 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो वाटर है, तो वाटर को हम किस किस सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम वाटर को रिवर वाटर ले सकते हैं और वेल वाटर ले सकते हैं और हैंडपंप से वाटर ले सकते हैं या फिर हम आरओ वाटर ले सकते हैं।
देखिए इन सब जगहों से हम वाटर को ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखेंगे तो वो हमेशा एक फिक्स्ड सिंपल रेशियो आता है। यही कहा गया है हमारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि अगर हम किसी भी सोर्स से एक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो तो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो इसका मास हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन यहाँ पे एक प्रेजेंट है तो इसका मास हो जाएगा 16। तो ये इसका एक सिंपल रेशियो आया 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि हम वाटर को किसी भी सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो आएगा 1:8। यही बोला गया है कि ऑल एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड in a specific definite proportion by weight. It means that elements always combine in a specific ratio irrespective of the source from which they are obtained. तो अगला एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग सोर्स लिए गए हैं। ये 4 रिएक्शन से, चारों रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये अलग अलग प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखते हैं तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 32, क्योंकि यहाँ पे O2 लिया गया है। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 16 इंटू टू इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे आ गया 12 इंटू 32, ये आ जाएगा 3:8। तो एक सिंपल रेशियो 3:8 में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो कि लिमिटेशंस क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। तो इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर आइसोटोप्स। अगर मान लो हम आइसोटोप्स लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूटेरियम लेकर के चलते हैं D2O, है तो ये भी वाटर ही, लेकिन इसका जो एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो आएगा वो H2O से डिफरेंट आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम का मोलर मास होता है 2 और यहाँ पे दो ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, मतलब 2 इंटू 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। ये आ गया 4:16, ये आ जाएगा 1:4। और हमारा H2O का कितना आ रहा था 1:8। तो ये दोनों डिफरेंट हो गया। है तो ये दोनों वाटर ही, बट इन दोनों का सिंपल जो मास रेशियो है वो डिफरेंट हो गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइसोटोप्स के लिए सही नहीं होता है। सेम अगर कोई नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड लिया जा रहा है वो भी ये लॉ को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें कि 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड in reduction with hydrogen give 1.68 gram of iron. In another experiment, 2.7 gram of iron oxide give 1.89 gram of iron or on reduction. Which law is illustrated from the above data? तो इसमें देखो आयरन ऑक्साइड का मास गिवन है और आयरन का मास गिवन है। तो इसमें से अगर आयरन ऑक्साइड के मास से आयरन के मास को घटा देंगे तो हमें ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। दोनों रिएक्शन में ऐसे ही करेंगे, हम दोनों रिएक्शन से ऑक्सीजन का मास फाइंड कर लेंगे, फिर परसेंटेज मास रेशियो ऑफ आयरन और ऑक्सीजन का हम निकाल लेंगे। अगर दोनों का मास रेशियो सेम आता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। देखते हैं निकाल करके कि ये सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड 2.4 ग्राम गिवन है और मास ऑफ आयरन 1.68 ग्राम गिवन है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए 2.4 से 1.68 घटा देंगे, आ जाएगा 0.72 और परसेंटेज मास रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.68 डिवाइडेड बाई 0.72। ऊपर लिखा हुआ है मास ऑफ आयरन, नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम कैलकुलेट करके आएगा 7:3। ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि मास ऑफ आयरन गिवन है 2.7, आयरन ऑक्साइड गिवन है 2.7 ग्राम और मास ऑफ आयरन गिवन है 1.89 ग्राम।
इससे मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 0.81 ग्राम आएगा। सिमिलरली परसेंटेज मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन निकालेंगे, वो भी आ जाएगा 7.7:3। तो दोनों 7:3 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, या कार्बन प्लस हाफ O2 ये कंबाइंड होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। तो इसमें अगर दोनों का मास देखो तो कार्बन का तो दोनों में 12 ग्राम ही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन 32 ग्राम है और यहाँ पे 16 ग्राम है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये बोला गया है कि अगर कोई दो एलिमेंट मिल करके एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें से अगर एक एलिमेंट का मास अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो दूसरे वाले एलिमेंट के मास का रेशियो आएगा वो एक सिंपल रेशियो आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कार्बन के मास को फिक्स कर दे रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन का मास आएगा वो एक सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, पहले में 32 है और दूसरे में 16 है। इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक सिंपल रेशियो है। यही बोला गया है कि if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। इसको अच्छे से समझने के लिए मान लो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि जैसे मान लो नाइट्रोजन कंबाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, हाफ O2 ये फॉर्म कर रहा है N2O। और अगर नाइट्रोजन कंबाइन करके दूसरा अगर कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, हाफ N2 प्लस O2, तो ये बनेगा NO2। ऐसे ही अगर हाफ N2 प्लस हाफ O2 ये फॉर्म कर रहा है NO। तो अगर इसमें हम देखो सबका मास लिख लेते हैं तो पहले आएगा 28 ग्राम, यहाँ पे 14 ग्राम, यहाँ पे भी 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 16, 32, 16 ग्राम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करके एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स का नाइट्रोजन का अगर मास हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन के मासेस के रेशियो होंगे वो एक सिंपल होल नंबर में आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 28 है, 14 है, 14 है, तो इसके मास को नाइट्रोजन के मास को हम फिक्स कर दे रहे हैं। तो 28 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 28 डिवाइड बाई 2 आ गया 14। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन के मास भी सिंपल रेशियो में आएंगे। यहाँ से 2 यहाँ पे 2 डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया 8। अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो हम देखेंगे तो पहले में आएगा 8 इंटू 32 इंटू 16, ये आ जाएगा 1:4:2, जो कि एक सिंपल रेशियो है। ये बोलते हैं हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली 2 एलिमेंट्स, कि कोई भी अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है तो वो केवल 2 ही एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अभी अभी हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तभी ये हमारे एक ड्रॉबैक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फॉलोइंग पेयर्स द कंपाउंड इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ को फॉलो किया जा रहा है। तो फर्स्ट में देखो कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। H हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सोडियम प्रेजेंट है। इसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। थर्ड में सोडियम प्रेजेंट है, बेरिलियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इन तीनों में
मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करने के लिए ओनली 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इसमें देखो केवल टिन और क्लोरीन एक दूसरे से कंबाइंड होकर के दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल यही ऑप्शन जो होगा वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। अगला हमारा लॉ है गेलसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि दो एलिमेंट्स आपस में मास रेशियो में कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे हैं, पर यहाँ पे दो गैसेस होंगी, वो आपस में वॉल्यूम रेशियो में कंबाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगी और एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड होंगी। वहां पे कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, तो ये लॉ केवल गैसेस के लिए ही फॉलो होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है H2O। मानते हैं कि अगर 100 ml ऑफ H2 लेते हैं तो यहाँ पे 50 ml ऑफ O2 लगेगा। जितना यहाँ पे हाइड्रोजन लग रहा है उसका हाफ वॉल्यूम में ऑक्सीजन लगेगा, और ये उतने ही जितना हाइड्रोजन है उतने ही वाटर प्रोड्यूस होगा 100 ml। दूसरा अगर मान लो अगर 200 ml H2 ले रहे हैं तो 100 ml ऑफ O2 लगेगा, जस्ट उसका हाफ, एंड 200 ml ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस होगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे दो गैसेस एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड कर रही हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। यही बोला गया है गेलसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में। पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। क्यों? क्योंकि इसमें गैस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है कंटेनर के वॉल्यूम के सामने। यहाँ पे हम आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लेजिबल, तो ऐसी कोई भी गैस आइडियल तो होती नहीं है, इसीलिए ये एक ड्रॉबैक है गेलसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। नेक्स्ट है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में बोला गया है कि जैसे मान लो एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, ये फॉर्म कर रहा है HCl। इसमें अगर हम H2 और Cl2 दोनों के X सेम वॉल्यूम लेते हैं तो क्या पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। तो इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। या फिर अगर इसको थोड़ा और मॉडर्न किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये हमें याद रखना होगा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज फिर से आएगी तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बताया कि मान लो इन दोनों का x ml लेते हैं वॉल्यूम, तो दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से मान लो एक बैलून है, उसमें हम हीलियम गैस, ये एक बैलून है, इसमें हम हीलियम गैस फिल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, हीलियम के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स भी हीलियम का बढ़ता जाएगा, तो ये बैलून फुल करके और भी बड़ा हो जाएगा, मतलब इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर और भी हीलियम इसमें ऐड करते गए, हीलियम ऐड करते गए, तो ये और बढ़ करके बड़ा हो जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं हीलियम के और वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है बैलून के। यही बोला गया है एवोगाड्रो लॉ में। ये भी लॉ केवल आइडियल गैस के लिए फॉलो होता है, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया इस लॉ का, एवोगाड्रो लॉ का। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।